हेलो फ्रेंड्स, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या फिर आपको इन्वेस्टमेंट पहले से ही कर रहे हैं तो मैं ये बता दूं कि 99% से भी ज्यादा लोग ये गलतियां हमेशा करते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले या इन्वेस्टमेंट करते करते। तो आपको और फिर वो बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक सट्टेबाजी है और स्टॉक मार्केट में हमें गेन नहीं हो पा रहा है। तो हम इसको अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको कभी भी आपके पूरे लाइफ में आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि मेरे को इन्वेस्टमेंट से रिटर्न नहीं आ पा रहे हैं या फिर मैं इन्वेस्टमेंट में कुछ गलती कर रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉट हैविंग एनी इमरजेंसी फंड एंड वी आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टिंग। आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट फंड इमरजेंसी फंड नहीं है जो आपको जरूरत पड़े। जैसे मान लीजिए आपकी अगर जॉब चले जाए कल को तो आपके पास 3 4 5 महीने की सैलरी नहीं है। अगर आपको इमरजेंसी में कोई 2 3 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट आ जाए तुरंत तो आपके बैंक में वो वाले पैसे भी नहीं है और आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर चुके हैं कि यार मैं कौन सा शेयर खरीदूं या फिर मैं आप उसी टाइम पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे भी चालू हो चुके हैं। तो आपके पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं उसको भी आप जीरो करने के लिए पूरी तरह से उतावले हो चुके हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो 100% हमेशा आपको फाइनेंशियल मिस्टेक, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो इस तरह की जो मिस्टेक है आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपको सबसे पहले इमरजेंसी फंड आपका होना चाहिए कि आपके पास मान लीजिए 5 6 महीने की जो भी आपके एक्सपेंस है वो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है इन्वेस्टिंग। फिर उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट सोचना चाहिए कि आप स्मॉल कैप लार्ज कैप ये तो कौन सा फंड चाहिए आपको, वो तो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले आपका जो पॉइंट है वो ये होना चाहिए। तो दूसरा जो आपका जो पॉइंट है जो आपको सबसे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन द कंपनी जो इन विच द फाइनेंशियल आर वेरी स्ट्रांग। अब आप बोलेंगे फाइनेंशियल कैसे स्ट्रांग है, मुझे तो पता ही नहीं लगता कि यार मैं कौन सा इन्वेस्टमेंट करूं या कुछ। तो आपको भी पता होता है बट आप इमोशनली आपको लगता है कि आपको पता नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सबको पता है कि इंडिया में केवल 2 ही कंपनी है टेलीकॉम की। एक तो है रिलायंस का जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और दूसरा है भारतीय एयरटेल। लेकिन इन दोनों के शेयर्स जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, वो नहीं खरीदते हैं। उनको वोडाफोन को का जो शेयर है जो 10 रुपए का है, उनको ऐसा लगता है वही शेयर है जो मल्टी बैगर है और वही उसमें अगर वो 1 लाख रुपए लगाएंगे तो जरूर जरूर 10 करोड़ रुपए होने के बहुत बड़े चांसेस हो रखे हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि रिलायंस का जो शेयर है 2500 का वो तो काफी महंगा हो चुका है। लेकिन आप और जो एयरटेल का शेयर है जो 750 रुपए का है वो भी बहुत महंगा है। लेकिन 11 रुपए का शेयर अगर 750 हो जाता है तो या फिर 2500 हो जाता है रिलायंस की तरह, तो कितना ज्यादा मजा आने वाला है। तो इस तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा ही लॉस खा के बैठे रहेंगे 100%। और आप तो आपको ये पता होता है कि वोडाफोन एक बहुत बड़े डेप्ट में फंसी हुई है, उसके सीईओ का बार बार स्टेटमेंट भी आता रहता है, लेकिन आपको उसको मानती नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि 10 रुपए का शेयर है इसलिए काफी सस्ता हो चुका है ये, और ये जो एयरटेल या रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो वो बहुत महंगा हो चुका है। तो आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपको क्लियरली पता है जब कि इंडिया का सबसे बड़ी कंपनी एयरटेल है तो आपको अगर टेलीकॉम में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमेशा एयरटेल में कर देना चाहिए। वो अगर आप 20% मान लीजिए महंगे में भी खरीद लेंगे और उसको थोड़ा ज्यादा से ज्यादा आपका इसमें क्या लॉस होगा कि आपको 1 2 साल ज्यादा होल्ड करना पड़ जाएगा। तो और इसके आपको अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर आपको मान लो किसी को उधार देना है 1 लाख रुपए तो आप उसी को तो उधार दोगे जिसकी जो डेली इनकम है, जो मंथली इनकम है वो ज्यादा होगी और जिसका मतलब मार्केट में रेपुटेशन होगी। आप उसको उधार तो दे नहीं दोगे जिसको जबरदस्त कर्जा होगा। तो और वो बोलेगा यार नहीं मैं आपको ट्रिपल इंटरेस्ट पे दे दूंगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको 5 रुपए सैकड़े या 60% ब्याज दे दूंगा, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, तो आप उसको नहीं दोगे क्योंकि आपको पता है कि वो 1 लाख रुपए आपके डूबने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो उसी तरह से आपको वोडाफोन में नहीं लगाना चाहिए, जस्ट एग्जांपल है। उसी तरह से आप हमेशा सेक्टर के लीडर में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको एयरलाइन में इन्वेस्ट करना है तो इंडिगो में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको सिनेमा और अच्छा लगता है तो आप पीवीआर में इन्वेस्ट कीजिए। आप कभी भी आइनॉक्स में इन्वेस्ट मत कीजिए। आप कभी भी स्पाइस जेट में इन्वेस्ट मत कीजिए। तो किसी भी सेक्टर का जो लीडर है वो इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आपको सेक्टर का लीडर समझ में नहीं आ रहा है, आपको बैंक में इन्वेस्ट करना है तो यस बैंक में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट कीजिए। एचडीएफसी बैंक अगर आप महंगा भी खरीद लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लॉन्ग टर्म में उसको आपको अच्छी कंपाउंडिंग पे ग्रोथ हो ही जाएगी। अब दूसरा है कि ये आप लोगों को समझ में नहीं आता कि इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज बोरिंग। इन्वेस्टमेंट हमेशा ही बोरिंग होती है। अगर आप जब भी वो इंटरेस्टिंग होती है तो आपके पैसे खा जाती है। तो ये बहुत बड़े इन्वेस्टर ने कोट करा था कि इन्वेस्टमेंट बोरिंग होती है। तो मैंने जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा है किस में इन्वेस्ट करना चाहिए
कि 4-5 उसने शेयर बताए, यस बैंक, वोडाफोन, ये सब। मैंने बोला कोई जरूरत ही नहीं है, निफ्टी लेके छोड़ दे। फिर मैंने उसको पोर्टफोलियो दिखाया, मेरे पोर्टफोलियो में केवल निफ्टी था और एक टैक्स फंड था, वो भी एक निफ्टी है, एक तरह का मिराया टैक्स फंड जो है वो भी निफ्टी है पूरा का पूरा। तो अब मैंने उसको बोला यार, हाँ यार, वो बोला यार निफ्टी, हाँ ये तो रिटर्न तो काफी अच्छा आ रहा है, इसमें कंपाउंडिंग ग्रोथ भी हो रही है 26% की। फिर मैंने एनपीएस का पोर्टफोलियो दिखाया, उसमें भी उसने बोला यार 24-25% की कंपाउंडिंग हो रही है। बोले नहीं यार, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा, इसमें तो यार डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, मुझे तो काफी सारे वो चाहिए शेयर्स, जो ये तो जो काफी सारे शेयर्स चाहिए। तो इस तरह की गलती भी करते हैं, उनको आंखों के सामने दिख रहा होता है कि ये एक ही चीज अच्छा रिटर्न दे रही है और निफ्टी में ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन वो उसको मानना नहीं चाहते हैं, उनको जबरदस्ती की मस्ती करनी होती है। तो जबरदस्ती की जब अपन मस्ती करते हैं तो हमेशा अपना लॉस होता है, इन्वेस्टमेंट हमेशा बोरिंग होती है और इसमें धीरे धीरे ही रिटर्न आता है। जब भी आप सोचेंगे कि एक दिन में ही मैं जबरदस्त अमीर हो जाऊं, तो आपको फिर आप उन लोगों में आ जाएंगे जो बोलेंगे स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा बोरिंग हो चुका है। अब इसका नेक्स्ट रीजन जिसमें फाइनेंशियल मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, सुबह 7:30-8 बजे टीवी चला के बैठ जाते हैं और सीएनबीसी, जी बिजनेस या फिर इकोनॉमिक टाइम्स में न्यूज देखने लग जाते हैं। तो आपको कभी भी, अगर आपको ये पता करना है कि आपको स्टॉक मार्केट में महंगा है या सस्ता, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसको आप 6 महीने में अप्लाई करके देख लीजिए, खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि स्टॉक मार्केट महंगा है या सस्ता। आप कम से कम जी बिजनेस और सीएनबीसी या फिर इकोनॉमिक टाइम्स कम से कम पढ़िए, और पढ़िए तो उसको अपनी इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो केवल नॉलेज के लिए पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, अगर आपको इंटरव्यू में, या फिर नॉर्मल नॉलेज के लिए। वैसे इसको पोर्टफोलियो में अप्लाई करने की मेरे अकॉर्डिंग जरूरत नहीं है। आप सीएनबीसी जितना ज्यादा देखेंगे, आपको गैम्बलिंग करने का उतना ज्यादा ही मन होगा, और आप जब भी गैम्बलिंग करेंगे तो आपको पता है कि 1000 में से 999 लोग गैम्बलिंग में जीरो ही होंगे आपके पैसे। हो सकता है आप एक दिन मंडे को कमा ले, लेकिन फ्राइडे तक आपके पैसे जीरो हो जाएंगे 100%। तो आप उसको कोशिश कीजिए कम से कम इन चीजों में जाने की। आप नॉर्मल अगर 20,000 रुपए, 15,000 रुपए की एसआईपी कराएंगे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 10 साल के लिए, तो ही आपके पैसे ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएंगे, अगर आप निफ्टी में, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो दूसरा, ये जो गलती करते हैं, जो पेनी स्टॉक्स बाय करना, वो भी इसी तरह का है। वोडाफोन जैसे स्टॉक्स बाय करना, पेनी स्टॉक बाय करना। आप एक चीज हमेशा समझ लीजिए कि 10 रुपए का शेयर सस्ता नहीं होता और 20,000 रुपए का नेस्ले का शेयर महंगा नहीं होता। अगर मुझसे कोई पूछे आज की डेट में कि कौन सा शेयर, इसी वीडियो में मैं आपको एक और बात बता देता हूं, आज की डेट में आपको शेयर खरीदना है कोई, और आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना है, तो आप इसमें 2-3 शेयर में आपको बता देता हूं। एक गोदरेज प्रॉपर्टीज है, उसमें आप रिस्क ले सकते हैं। आप उसको, मेरे को अकॉर्डिंग उसके जो फाइनेंशियल्स है वो अभी इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है जितना उसके फाइनेंशियल और उसकी ग्रोथ और ईबिटा है जितना, तो आप गोदरेज प्रॉपर्टी ले सकते हैं। भारतीय एयरटेल ले सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह का मोनोपोली हो चुका है। अब आप वो कितनी भी रेट बढ़ा दे, आपको उसको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, और उसका जो नेटवर्क है 5G का, वो जियो से ज्यादा बड़ा है, जियो से ज्यादा उसके पास पावर है। वो आपको समझ नहीं आता, क्योंकि आपको न्यूज में बार बार दिखाया जाता है कि जियो सबसे नंबर 1 टेलीकॉम है, बट आप मेरी मानेंगे तो भारतीय एयरटेल के पास जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, और इसका शेयर बहुत ही ज्यादा तेजी से, स्पीड से बढ़ेगा। अगर आप 3 से 4 साल की होल्डिंग के लिए कोई शेयर लेना चाहते हैं तो भारतीय एयरटेल आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखिए। और तीसरा शेयर मैं आपको बताऊंगा लार्सन एंड टूर्बो का शेयर। लार्सन एंड टूर्बो मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लार्सन एंड टूर्बो का शेयर, जब भी कभी भी गवर्नमेंट में इलेक्शंस आते हैं या फिर कभी भी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट करनी होती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको बढ़ाना पड़ता है, रोड, बिल्डिंग, ब्रिजेस आपको बनानी पड़ती है ज्यादा से ज्यादा। तो रोड, बिल्डिंग, ब्रिजेस जब भी बनानी पड़ती है तो हमें उसको, निफ्टी इंफ्रा में आप जब जाएंगे तो टॉप 2 शेयर आप देखेंगे तो आपको भारतीय एयरटेल आपने ऑलरेडी ले चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर, और भारतीय एयरटेल भी इंफ्रा में आता है। जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर है, जो सबसे बड़ा इंडिया की कंपनी है, वो है लार्सन एंड टूर्बो। तो जब भी गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को बहुत ज्यादा फेवर करेगी, ऑटोमेटिक फेवर करेगी, कोई डायरेक्ट वैसे फेवर नहीं, जॉब्स क्रिएट करने के लिए कोई सी भी गवर्नमेंट आए, जैसे गवर्नमेंट चेंज हो या यही रहे, ऑटोमेटिकली उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ऑटो बेनिफिशियरी जो इसका होगा वो ऑटोमेटिकली लार्सन एंड टूर्बो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा इससे। तो लार्सन एंड टूर्बो का शेयर मेरे हिसाब से, भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टूर्बो के जो शेयर हैं वो निफ्टी से डबल ट्रिपल स्पीड से भागेंगे अभी जो 1-2 साल में, वो बहुत अच्छा आपको रिटर्न इजीली मिल जाएगा। तो दूसरा है, जैसे मान लीजिए मैंने निफ्टी का शेयर खरीद लिया, 17,850 आज की रेट है,
अब उसमें मैंने 2-3 लाख रुपए डाल दिए। अब उसको कोई कोई न्यूज आ गई और वो 40-50% अगर निफ्टी गिर गया कल की कल ही, मान लीजिए मंडे, तो मैं पैनिक में आ गया और मैंने उसमें पैनिक में बेच दीजिए। बट आपको हमेशा एक चीज हमेशा याद रखनी होगी, नो मैटर वॉट विल हैपन द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ। ये वॉरेन बफे बोलता है। इसका बेसिकली वो बोलना चाह रहा है कि जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे मान लीजिए जो आपके बच्चे हैं, वो आपसे बेटर लाइफ जिएंगे। आप उसके पास आपसे बेटर टेक्नोलॉजी होगी, वो आपसे ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ज्यादा ज्यादा लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पापा उन्होंने अगर 5,000 का फोन यूज करा होगा तो आप 50,000 का कर रहे होंगे। आपको आप जो अगर जो आपने उस टाइम आपने कूलर यूज करा होगा या डक्टिंग यूज करी होगी, तो आप एसी यूज कर रहे होंगे, अलग अलग टेक्नोलॉजी वाले। तो जैसे ही ज्यादा आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे, तो जब आपकी नेक्स्ट जनरेशन ज्यादा कंज्यूम करेगी तो ऑटोमेटिकली वो कंज्यूम किससे करेगी? रिलायंस इंडस्ट्रीज से करेगी, टीसीएस से करेगी, इन्फोसिस से करेगी, जो निफ्टी के टॉप शेयर्स है उसी से कंज्यूम करेगी। रोड बनाना होगा तो किससे बनाएगी? लार्सन एंड टर्बो ऑटोमेटिक से बढ़ेगी। एयरटेल, अगर आपको टेलीकॉम यूज करना होगा, टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा नई जनरेशन के लिए, तो कौन बनाएगा? एयरटेल बनाएगा, जियो बनाएगा। तो उसी तरह से ऑटोमेटिकली वो जो 10,000 का निफ्टी अगर हो भी जाता है, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन बाई चांस आपको हो जाता है, तो आपके पास बल्कि आपको एक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए उसमें कि अब मुझे जो 17,000 में मैंने इन्वेस्ट किया था, 17,850 में, वो मुझे और सस्ता हो चुका है। तो आपको खुश होना चाहिए आपको पोर्टफोलियो, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि नो मैटर व्हाट विल हैपन, निफ्टी ऑलवेज हिट द टॉप। निफ्टी हो सकता है 2-3 साल बाद बढ़ जाए, 4 साल बाद बढ़ जाए, लेकिन निफ्टी हमेशा ही हाई पे ही ट्रेड करेगा, हमेशा ही। जैसे आप कोई सी भी सिचुएशन आ जाए, निफ्टी हमेशा ऊपर ही ट्रेड करेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको ये हो सकता है कि होल्ड, तो आपको लॉस का चांसेस जो होते हैं इकोनॉमी में वो 0 हो जाते हैं। अब और रीजन मैं आपको बता देता हूं कि इंडेक्स फंड बाय नहीं करना, वो इसी से रिलेटेड है। इंडेक्स फंड लोग बाय नहीं करते हैं, तो उससे आपकी लाइफ भी सिंपल हो जाएगी और आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। आप स्टॉक्स ढूंढते रहते हैं, सबसे वही सेम रीजन में आपको इसी से पॉइंट हो गया इंडेक्स फंड बाय नहीं करने का। मेरा यही मतलब है, लोग 10-20-50 रुपए के शेयर ढूंढते हैं और वो ये देखते हैं कि ये 10 गुना कैसे होएगा। और उनको आपको, जैसे मैं 100-200 लोगों से मिलता हूं, मैं एक भी जने को नहीं जानता जिसका कोई स्टॉक 100 गुना हो चुका है। हो सकता है उन्होंने टीवी में देखा हो कि यार ये स्टॉक था, वो 2 साल में 100 गुना हो गया, ये हो गया, बट उन्होंने खुद कुछ वो शेयर लिया हो और वो 100 गुना हो चुका है। या फिर 1 लाख रुपए का कोई शेयर लिया हो 3 साल पहले, उनके 1 करोड़ हो चुके हैं। इस तरह से मैंने पर्सनली नहीं देखा। तो आप प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है होने की, आप उसी में यूज करिए। प्रोबेबिलिटी ज्यादा ये है कि निफ्टी के शेयर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। तो जब आप पता है आपको कि प्रोबेबिलिटी निफ्टी के बढ़ने की ज्यादा चांसेस है, तो आप उसी को लीजिए। आप ये मत सोचिए कि वोडाफोन का जो शेयर है पहले तो वो डेप्ट चुका देगा और उसको जो बैंकरप्ट होने से बच जाएगा, उसके बाद वो भारतीय एयरटेल को पीछे छोड़ देगा या ये छोड़ देगा। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है। तो आप जबरदस्ती आप अपने पैसे ही वेस्ट कर रहे हैं एक तरह से। ये आप वोडाफोन का जस्ट एक एग्जांपल है, उसी तरह से आप बहुत सारे जो शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे, जो भी मेरे को नॉर्मली जो मेरे फ्रेंड्स या जो भी एडवाइस लेते हैं कि स्टॉक, जैसे मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं, टाटा स्टील। दूसरा जो रीजन है जो वेल्थ ग्रो नहीं कर पाते कि सेलिंग अर्ली। जैसे मान लीजिए टाटा स्टील मैंने एडवाइस किया था 700 रुपए पे और मैंने बोला था 3-3.5 हजार तक आप इसको होल्ड करना है। तो जिसने 700-800 पे, मेरे फ्रेंड्स ने काफी ने लिया था, जो वो बार बार पूछते रहते हैं 900 हो गया बेच दूं क्या, 1200 हो गया जो बेच दूं क्या, 1500 से 1300 आ गया अब क्या करूं। तो उनको पेशेंस नहीं रहता, क्योंकि वो डेली प्राइस देखते हैं। तो डेली प्राइस आप किसी भी चीज की देखेंगे तो आप उसको ऑटोमेटिकली बेच देंगे, तो आपको उसको पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लीजिए 700 रुपए पे आपने 1 लाख रुपए के टाटा स्टील लिए थे, तो और उसको आप 3-4 साल होल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 3-3.5 हजार के आसपास हो जाएगा। तो आपकी वेल्थ हो जाएगी 5 लाख। और इस बीच में जो आपको डिविडेंड मिलेगा स्टील सेक्टर का, वो भी आपको बेनिफिट आपको जो मिलेगा वो भी, उससे भी आप रह जाएंगे। तो आपको बेनिफिट तो आपको, जैसे मान लीजिए आपका जिस घर में मैं रह रहा हूं, अगर डेली मुझे कोई ब्रोकर बोले कि यार आपके घर की प्राइस अब आज इतनी रुपए हो गई है, कल फिर बोले कि इतने रुपए भेजिए, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 365 दिन में अगर वो डेली मुझे प्राइस बताएगा मेरे घर की, तो मैं अपना घर भी बेच खाऊंगा। तो इस तरह से ही होता है स्टॉक मार्केट में। डेली आप किसी भी चीज की प्राइस देखते हैं तो वो कभी बढ़ती है, कभी नीचे होती है, कभी 10% अप होता है, कभी 10% डाउन होता है। तो इतने आप इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाते और आप उसको पहले ही बेच देते हैं या फिर पैनिक में सेल कर देते हैं डाउन साइड पे। तो आप उसको होल्ड करने का पेशेंस रखिए। आप ऐसा टारगेट रख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने 700 रुपए पे खरीद के छोड़ दिया,
अब आप उसको आराम से 3,000 होने चाहिए, 3,000 तो हुआ ही नहीं अभी तक वो शेयर। जैसे एल मैंने 1700 रुपये खरीद के छोड़ दिया, अब उसको आराम से 4,000 रुपये होने चाहिए। आपको छोड़िए, जैसे वो 10% अप जाए या डाउन जाए, आप उसको देखिए ही मत। आपको क्या करना है, आप आराम से उसको लेके उसको शेयर दीजिए। और आपको समझ नहीं आता, आप इतने इमोशनली स्ट्रांग नहीं है कि आप ये सब कर पाए, तो सीधे सीधे निफ्टी लेके छोड़ दीजिए, कुछ करना ही नहीं है। ऑटोमेटिकली जब इकोनॉमी ग्रो होगी तो ऑटोमेटिकली ये निफ्टी का शेयर भी ग्रो हो जाएगा। दूसरा जो शेयर है, कोई प्लान नहीं होना। आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास प्लान होना चाहिए कि कितने साल में आपको कितने कैपिटल चाहिए और क्यों मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या रीजन है। क्या मुझे कोई कार लानी है, इन्वेस्ट कर रहा हूँ? क्या मुझे 10 साल बाद कोई घर लेना है, इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ? क्या मुझे कोई शादी के लिए इन्वेस्ट करना है, या क्या मुझे कहीं घूमने जाना है, ट्रैवल के लिए इन्वेस्ट करना है? तो कितने साल के लिए क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कितना मुझे रिटर्न एक्सपेक्टेड है जेन्युइन, वो करना है। तो इस तरह का प्लान भी आपके पास होना चाहिए ताकि आपको इजी रहे इन्वेस्टमेंट में। तो दूसरे और रीजंस मैं आपको बता देता हूं, जो और ज्यादा, ये वाला पॉइंट भी मुझे पहले कवर करना चाहिए, कि ये सोचना कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर देना। बहुत सारे लोगों ने LIC की पॉलिसीज ले रखी है और उनको लगता है यही इन्वेस्टमेंट हो चुका है मेरा। उनके ऐसे प्लान्स होते हैं, 16 साल तक इन्वेस्ट कीजिए, फिर अगले 16 साल के पैसे हम आपको देंगे। इस तरह के मिक्स प्लान होते हैं, तो ये जिसको एंडोमेंट प्लान भी बोलते हैं। उससे आपकी हेल्थ कवर हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इस तरह से वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको इस तरह के प्लान में भी नहीं फंसना है। ये भी एक इन्वेस्टमेंट की एक वो है, और ये कोई आपका इन्वेस्टमेंट है भी नहीं एक तरह से। एक तो आपका, आप मान लीजिए आप एक बेवकूफ बन चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, तो आप इसको भी, इस तरह के प्लान को इन्वेस्टमेंट मान के इसमें पैसे भी नहीं लगाएंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से वेल्थ आपकी ग्रो हो पाएगी। और ये और भी जो इसका सेकंड पार्ट वीडियो का मैं और बनाने की कोशिश करूंगा, ये वीडियो बनना और ज्यादा लंबा हो जाएगा। इस तरह से आपका कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट में दिक्कत आ रही हो, या फिर आपने कोई शेयर ले रखा है, जो मैं हर शेयर तो मैं कवर नहीं कर सकता सारे वीडियो में, बट आपको कोई भी शेयर में इन्वेस्ट हो, आप इसमें कमेंट बॉक्स में पक्का लिख दीजिए, तो मैं आपको विद रीजंस बता दूंगा कि क्यों आपको इसको होल्ड करना चाहिए या क्यों आपको इसको बेच देना चाहिए। तो इससे और कोई आपको कमेंट हो इसके अलावा, तो आपको प्लीज इस वीडियो को भी आप लाइक कीजिए, ताकि हमारा सपोर्ट बेस बने और लोगों को नॉलेज हो रियल इन्वेस्टमेंट की, कैसे राइट इन्वेस्टमेंट करिए राइट स्टॉक्स में।